नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसके झा सर द्वारा प्रकाशित लोको पायलट प्रैक्टिस सेट संख्या 2 के मैथ सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। एवं वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आपके लाइक्स एंड कमेंट हमें मोटिवेट करता है। चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। सेट नंबर 2 मैथ को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से है। तो कह रहा है क्वेश्चन, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर टावर के उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमने पहले से कर चुका है। यहाँ पे इसको ए वाला जो है टावर हो गया, ठीक है, यह पूरा टावर हो गया और ए वाला प्लेटफॉर्म हो गया जिसकी ऊंचाई दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो अगर इसमें से हम प्लेटफॉर्म की अगर ऊंचाई माइनस कर देंगे टावर की ऊंचाई से, तो ये वाला पोर्शन सिर्फ हमारे पास जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है रेड पेन से, तो ये 40 मीटर बचेगा और प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यह कितना दूरी पर है, प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले ये एंगल 30 है। ठीक है, तो 30 के सामने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। अगर 30 के सामने अगर 1 यूनिट होता है, ठीक है, तो 60 डिग्री के एंगल के सामने उसके रूट अंडर 3 टाइम्स होता है। ठीक है, तो यहाँ 30 के सामने कितना है, 40 है, तो 60 के सामने कितना होगा, 40 रूट 3 हो जाएगा। तो टावर एवं प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 40 रूट अंडर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार रेशियो मेथड से होगा। ठीक है, अगर इसको अगर हम फॉर्मूला से करना चाहें तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हमको हाइट पता ही है 40 डिग्री है, तो यहाँ पे बेस का वैल्यू पूछ रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan के साथ में आता है, तो tan 30 ले लेंगे इस प्रकार। तो tan 30 बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 40, और आधार कितना है, x है, और tan 30 का वैल्यू 1 बटा रूट 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x बराबर 40 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर दिया और रेशियो मेथड से भी। आपको जो अच्छा लगे आप इसको लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि tan अल्फा बराबर रूट 2 प्लस 1 हो तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होता है। tan और cot का रिलेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। मान गए कि एक अगर x है तो दूसरा 1 बटा x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए, tan अल्फा बराबर रूट 2 प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो cot अल्फा बराबर इसका रिवर्स में रूट 2 माइनस 1 इसका वैल्यू होता है। अब ये डायरेक्ट हम कैसे लिखे हैं इसको, आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई भी वैल्यू अगर मान लेते हैं x बराबर है, ठीक है, रूट अंडर यहाँ पे 2 दिया है प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर इसका अपोजिट पूछे उल्टा करके, तो इसका वैल्यू रूट अंडर 2 माइनस 1 होता है। और रूट अंडर 2 माइनस 1 कैसे लिखेंगे, तो उससे पहले हमको चेक करना होता है यह दोनों जो नंबर दिया है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। मतलब रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो दोनों का अंतर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब इस प्रकार अंतर 1 वर्ग करने पर आ जाए तो कुछ नहीं करना, उसके साइन जो बीच में दिया रहता है ये वाला साइन, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पे इसको
लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा बराबर इस प्रकार वैल्यू रख देंगे √2 + 1 माइनस ब्रैकेट √2 -1। तो इसको ब्रैकेट से अगर माइनस के साइन चेंज करेंगे तो √2 + 1 और अंदर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 प्लस में और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो √2 माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस साइन है और माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 1 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, मतलब सतीश जो है 2 वर्ष बड़ा है गौतम से, जिसकी आयु साई की आयु के 2 गुना है। जिसकी वर्ड किसके लिए लगता है और के बाद मतलब जिस गौतम के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ गौतम के लिए यूज हो रहा है, तो मतलब कि गौतम की जो आयु है, ठीक है, वह साई की आयु की 2 गुनी है, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम आगे पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे हम आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। सतीश और गौतम की आयु के बीच का अंतर कितना है 2 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है गौतम जो है सतीश से 2 गुना बड़ा है, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अगर अनुपात हटाते हैं तो मान लेते हैं गौतम की आयु कितना हो जाएगा 2x हो गया, साई की आयु कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे सतीश का आयु क्या होगा गौतम से 2 वर्ष बड़ा है, तो सतीश की आयु 2x + 2 हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि सतीश गौतम और साई की आयु का कुल योग कितना है 27 है। तो यहाँ पे सतीश का आयु 2x + 2 हो गया, गौतम की आयु 2x हो गया और साई की आयु x हो गया। इसको अगर हम आगे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x 2x 4x और x 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x लिख लिए और 2 है तो 2 यहाँ पे ऐड लिख दिया, ठीक है। फिर 27 हो गया। अगर हम x बराबर वैल्यू निकालते हैं, x बराबर तो 27 में से 2 उधर माइनस हो जाएगा और 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या डिवाइड हो जाएगा। तो 27 में से 2 जाएगा तो 25 होगा, 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है किसकी आयु पूछ रहा है, तो गौतम की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो गौतम की आयु कितनी है 2x है, गौतम की आयु 2x है, तो x का वैल्यू 5 है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो हमारा इस प्रकार आंसर नंबर सी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन का रफ्तार क्या है, किलोमीटर प्रति आवर में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर 140 मीटर की दूरी अगर तय करने में 15 सेकंड लग रहा है और 180 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितना 17 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ 15 सेकंड लग रहा है और यहाँ पे 17 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पर 2 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ से 40 मीटर अधिक दूरी तय कर रहा है। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है 40 है और टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 2, तो यहाँ से 2 से काट लेंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 5 से 20 कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, तो 18 चौका 72 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार यानी कि शंकु की आकृति काट करके निकाल ली जाती है, तो शेष भाग का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे इसको समझेंगे इस प्रकार, यहाँ पे फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कोई घन हो गया, ठीक है, घन इस प्रकार से होता है, कोई घनाभ के आकार का कोई
टुकड़ा है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, शंकु एक काट के निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो शंकु काट के निकालने के बाद में जो इसका भाग बच रहा है उसका आयतन पूछ रहा है। तो क्या हम पूरे आयतन में से शंकु के आयतन निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या बचे हुए भाग का आयतन नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि घन का आयतन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एल क्यू, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल शेष भाग का आयतन निकालने के लिए घन के आयतन में से शंकु के आयतन को हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। घन का भुजा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा, 1/3 पाई की जगह 22/7 लिखे हैं, ठीक है, इंटू त्रिज्या 3 दिया है तो आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 7 दिया है, ठीक है। तो 7 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से काट लेंगे 7 से, 7 कट जाएगा, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा और 22 बचेगा, ठीक है। तो 7 के क्यूब माइनस 22 या 66 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, और यहाँ पे 66 है। 343 में से अगर 66 को हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 277 घन सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी धन राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपए है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज जो होता है वह मूलधन पर लगने वाला ब्याज होता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो लगता ही है, साथ ही जितने पर एनम के हिसाब से होता है, तो ब्याज पर ब्याज लगता है, उसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसी प्रकार यहाँ पे दिया है, रेट दिया है 8%, समय दिया है 2 साल। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 2 साल में कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16%, 16% हो जाएगा। तो 16% क्या है, इंटरेस्ट है। तो 16% इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है, जिसका वैल्यू हमारे पास कितना है, 1000 है, ठीक है। तो 16% का वैल्यू हमारे पास 1000 है। तो यहाँ से हम मूलधन निकालेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 16% का वैल्यू अगर 1000 है, तो क्या 1000 में 16 से डिवाइड करके 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 100% का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार इसको कैलकुलेट करने पर 16 को 4 से काटेंगे तो 4 मरतबे जाएगा, और 100 को 4 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। यहाँ 1000 को फिर 4 से काटेंगे तो 250 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 250 और गुना 25 कितना हो जाएगा, 6250 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, P के जगह P मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन 6250 है, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 8% माइनस 1, इसको 4 से काट लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से 25 मरतबे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 25 एलसीएम आएगा, 25 यहाँ जाएगा, 25 2 27 हो जाएगा, 27/25 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले ले तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 का स्क्वायर ही बचेगा, और माइनस यहाँ 1 है तो 1 में 25 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर आगे की ओर चलते हैं तो 6250 इंटू 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, बट्टा 25 का स्क्वायर 625। तो 729 में से 625 अगर को माइनस करेंगे तो क्या होगा 104 हो जाएगा, नीचे कितना है 625। तो 6250 को अगर 625 से काटते हैं तो 10 मरतबे कट जाएगा, तो 10 से 104 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1040 हमारा
2 साल का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर 1040 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो पहला मेथड हो गया, ठीक है। एक दूसरे शॉर्टकट तरीका से आप बना सकते हैं, जिसको एग्जाम में इसी अप्रोच का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है रेट 8% दिया है, टाइम कितना है 2 वर्ष है, अब ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 2 वर्ष में 1000 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो 1 साल में कितना प्राप्त हो रहा होगा 500, फिर अगले साल में कितना प्राप्त हो रहा होगा 500। अगर साधारण ब्याज पर है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इस प्रकार हम फर्स्ट ईयर के लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर में हमको 500 मिला, फिर सेकेंड ईयर में हमको 500 मिलेगा। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो पहले जो ब्याज मिला है उस पर भी हमको 8% मिलेगा। तो 500 का 8% कितना होता है 40। तो इस प्रकार ये तो 1500 और 500 1000 यहाँ पे आ जाएगा, और 500 पर 8% जो ब्याज पर ब्याज मिला है एक्स्ट्रा वैल्यू यही है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना आ जाएगा 1040। तो ये इस प्रकार शॉर्टकट मेथड से हो गया। एग्जाम में आप इसी मेथड का यूज कीजिएगा जिससे कि आपका टाइम बच सके, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसका वीडियो बहुत सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समूह में पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं, यदि यदि उनमें से 40% पुरुष 35% महिला और शेष बच्चे हैं, और उनके औसत वजन क्रमशः 70 केजी 60 केजी और 30 केजी है, तो उस समूह का औसत वजन कितना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर मेल कितना है 40% दिया हुआ है क्वेश्चन में, फीमेल कितना दिया है 35%। तो 40 और 35 कितना हो गया 75, तो शेष कितना बच रहा है 25। तो 25% इसमें क्या है बचा है, जिसका औसत वेट दिया है यहाँ पे, ठीक है 70 केजी 60 केजी 30 केजी। तो अगर हम इसकी जो संख्या के हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 से, परसेंटेज तो सब में कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा 8 मरतबे, 5 से कटेगा 7 मरतबे, और 5 से 5 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर वेटेड एवरेज का यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका टोटल एवरेज 60 है, तो अब 60 से कंपेरिजन कर लेते हैं। 60 से कंपेरिजन करेंगे तो कितना है 70, 10 एक्स्ट्रा है। 60 से कितना एक्स्ट्रा है कुछ नहीं एक्स्ट्रा है, मतलब 0 है। और यह 60 से कितना कम है 30 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आदमी का वेट जो है 10-10 केजी एक्स्ट्रा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पर कितना है 5 व्यक्ति का जो वजन है 30 केजी कम है, तो कितना हो जाएगा टोटल 150 हो जाएगा 150। तो यहाँ पे 80 में से माइनस 150 करेंगे तो क्या -70 आ जाएगा, तो -70/20 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 माइनस 7/2 कितना होता है 3.5, और 60 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 56.5 केजी वो आ जाएगा। तो यही टोटल ओवरऑल एवरेज होगा सभी का। तो यह हमारा आंसर हो गया। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 56.5 है, 56.5 ही ना है दोस्तों। इसमें 2 जगह ऑप्शन दे दिया है 56.5, तो मार देते हैं 1 नंबर, इसको 1 हटा देते हैं, टाइपिंग एरर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोहित का वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है, वह घर के किराए पर 15,000 और बिलों पर 2,000 खर्च करता है, और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, तो उनके खर्च कर देता है, तो 1 वर्ष में उनके द्वारा बचत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सैलरी कितना है 15,000, रेंट पर कितना खर्चा करता है 5,000, बिलों पर कितना 2,000 रुपया खर्च करता है। तो इसका बचा कितना 5 और 2 7,000 रुपया तो खर्च हो गया। तो 15,000 में से कितना बचेगा 7,000 खर्च करने पर 8,000 ही बचेगा। तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 1 वर्ष में 12 महीना होता है। तो किसी भी व्यक्ति का 1 साल में एक ही बार जन्मदिन आता है,
ठीक है। तो बचा कितना, 11 महीना, ठीक है। तो एक महीना में जो वो उसका सेविंग है वो खर्च कर देता है, तो लेकिन 11 महीने के तो सेविंग बचा रहा है। तो एक महीने में अगर 8,000 बचा रहा है तो 11 महीने में कितना बचाएगा, 11 8 88, तो हमारा 88,000 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है 4 मिनट में 100 अंडा गिन सकता है, तो वह 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा, 4 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 25 अंडा गिनेगा। तो यह ए का इफिशियंसी आ गया, पर मिनट वह 25 अंडा काउंट कर सकता है। बी 5 मिनट में 100 अंडा काउंट करेगा, तो 1 मिनट में कितना काउंट करेगा, 1 मिनट में 20 एग काउंट करेगा। तो ए बी का इफिशियंसी आ गया, ठीक है। और टोटल इसको ए प्लस बी को कितना है, 450 अंडा काउंट करना है, ठीक है। तो ए अकेले 25 काउंट करता है और बी अकेले कितना काउंट करता है, 20। तो 20 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 और 450 में डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट लगेगा आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 205 है, यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी संख्या बराबर होती है। तो दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि संख्या बराबर x और y है, ठीक है। तो x प्लस y का योग कितना दिया है, 205 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है, मतलब 20 में से एक कम कर दिया जाए तो वही यहाँ पे लिखे हैं 19/20 कर दिया। दूसरी संख्या को 10% इंक्रीज कर दिया जाए तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो 1/10 होता है, तो 10 पर 1 के वृद्धि कर दिया जाए तो 1 बढ़ा दिए 10, 1 11/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों संख्या इक्वल हो जाएगा। तो इसको आगे की ओर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर है y इधर है तो x/y हो जाएगा और 2 से यहाँ चल जाएगा तो 11 दूनी 22 और 19 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे x से y का रेशियो कितना आ जाएगा, 22/19 हो जाएगा, ठीक है। इसी दोनों का जो है योग कितना दिया हुआ है, 205 दिया है, तो कितना हो गया, 9 और 2 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, तो 41 का वैल्यू दिया है 205। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, अब 41 से 205 5 बार में कट जाएगा तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो संख्या बराबर कितना आ जाएगा, यह पहली संख्या 22 यूनिट दिया है और दूसरी संख्या का वैल्यू 19 यूनिट दिया है, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 पंचे 110, 19 पचे 95, ठीक है। तो पहली संख्या 110 आ गया, दूसरी संख्या हमारे पास 95 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या तो 110 है, दूसरी संख्या 95 है, तो छोटी संख्या हमारे पास 95 आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित आरेख 2020 के दौरान भारत के विभिन्न कंपनियों द्वारा टायर विनिर्माण की जानकारी प्रदर्शित करते हैं। यदि 2020 के दौरान भारत में निर्मित टायरों की कुल संख्या 2,60,000 थी तो कंपनी MRF द्वारा टायरों का निर्माण कितना किया गया। तो यहाँ पे देखिए पाई चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, जैसे सीट हो गया, TVS हो गया, MRF हो गया, JK हो गया, अपोलो हो गया। तो यह टोटल मिला के 100% टायर है, ठीक है। तो 100% टायर मतलब कितना है, टोटल 2,60,000
60,000 दिया है। ठीक है, तो एमआरएफ का पूछ रहा है कितना होगा। एमआरएफ 30% है, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 30% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 गुना 26,000 गुना 3, तो 26 कितना होता है, 78,000 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 78,000। तो मतलब एमआरएफ द्वारा निर्मित टायरों की संख्या कितना है, 78,000। यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुमित 2 कुर्सियां बेचता है। पहली कुर्सी के विक्रय मूल्य दूसरी कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली कुर्सी को 40% लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 40% हानि पर बेचा जाता है, तो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य और दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। 20% का फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या कह रहा है, 40% के लाभ, 40% के लाभ पर पहला कुर्सी बेचा जाता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। तो 5 के वैल्यू मतलब 5 की कुर्सी 7 में बेच रहा है, तो वही यहाँ पे लिखे है 5 की कुर्सी 7 में बेच रहा है। तो पहले कुर्सी पर तो प्रॉफिट हो गया, दूसरे कुर्सी पर क्या कह रहा है, 40% हानि हो रहा है। तो मतलब 5 की कुर्सी 2 के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो मतलब 5 की कुर्सी 3 में बेची जा रही है। यह तो रेशियो हमारे पास निकल करके आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। पहली कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है दूसरी कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ 7 है पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य, पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या दिया है, 7 दिया है, और यहाँ पे दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य 5 दिया। ये दोनों बराबर कैसे होगा, तो क्या 7 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम आगे की ओर देखते हैं, तो 5 25 हो जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा, यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा, और 7 तिरका 21 हो जाएगा। तो देखिए पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य इक्वल हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए पहली कुर्सी का क्रय मूल्य और दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात। पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, पहले कुर्सी का क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है यहाँ पर 25, और दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या दिया है 21। तो इसी का रेशियो हमको पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, तो यहाँ 25 से 21 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5,1 यह 5,1 4, -4 बिंदुओं के माध्यम से मतलब 2 निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, उससे गुजरने वाली रेखा के समानांतर रेखा की ढलान क्या होगा, मतलब स्लोप पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी इस तरह की बात कहे ढलान स्लोप निकालने के लिए, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y कोऑर्डिनेट का अंतर बटा x कोऑर्डिनेट का अंतर। ठीक है, यहाँ पे स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, y कोफिशिएंट का अंतर, कोफिशिएंट नहीं कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 माइनस, और y1 की जगह कितना दिया है -1, x2 की जगह कितना दिया है 4 दिया है माइनस, और x1 के वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -4 के -4 यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 और -5 यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा। तो -4 में +1 करेंगे तो कितना हो गया -3 आएगा, और 4 में से -5 करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार हमारे पास स्लोप का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पैरेलल लाइन जो रेखा है उसका स्लोप पूछ रहा है, तो यही सेम हो जाएगा। जब ही 2 लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अगर 2 लाइन जिसका पहले लाइन का
स्लोप m1 और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। ठीक है, दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, चीनी तथा पानी के 15 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 3 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होता है। ठीक है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25 होता है। ठीक है, तो यहाँ इनिशियल रेशियो ले लेते हैं। शुगर मतलब चीनी, वाटर मतलब पानी। ठीक है, तो 1/25 मतलब टोटल घोल 25 है, जिसमें से 1 यूनिट चीनी है। तो 1 यूनिट चीनी है तो 25 में से 1 जाएगा, मतलब 24 यूनिट वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 और 1 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 15 लीटर। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा, 0.6। ठीक है, तो अगर इसको हम 0.6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 में 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.6 इस टू 1 में करेंगे तो 0.6 होगा। 24 छक 144 होता है, एक अंक के बाद 0 है तो 14.4 हो जाएगा। ठीक है, तो पानी में से 3 लीटर पानी उड़ा दे रहा है 14 में से, तो कितना बचेगा 3 लीटर उड़ाने के बाद, 11.4। तो अब पूछ रहा है कि चीनी का प्रतिशत कितना हुआ, तो 0.6 और टोटल कितना हो जाएगा 11.4 प्लस 0.6 मतलब 12। तो 0.6 बटा 12, तो दशमलव अगर उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 से 12 कितना बार में, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 1/20 हो जाएगा। 1/20 में अगर 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए अगर मल्टीप्लाई करें तो 20, यहाँ पे 100 में अगर मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, फाइनल में 5% चीनी बचेगा। ऐसे आप रेशियो से याद रखिएगा कि 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 5% होता है। फिर आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक धन राशि के 1/2 भाग को 5% पर, 1/3 भाग को 8% पर और शेष को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1230 रुपया प्राप्त होता है। तो धन राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं प्रिंसिपल मतलब धन कितना है, 6 यूनिट हो गया। तो पहले जो 5% दे रहा है वह 1/, इसका 2 भाग है, तो 6 का 1/2 कितना होता है, 3 होता है, और 1/3 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो बच गया कितना, 3 और 2 5, तो 1 बच गया, तो 1 को 10% के ब्याज पर दे देता है। तो टोटल ब्याज रिटर्न कितना आएगा, 5 3 15%, 8 दूनी 16%, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10%। टोटल हमारे पास इंटरेस्ट के रूप में आ जाएगा 41%। 41% का ही वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 1230। तो 41 से क्या 3 बार में चल जाएगा, तो 1% का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। और 100% मतलब 1 यूनिट होता है, तो यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3000 से गुना कर देंगे तो 6 3 का 18,000 हमारे पास प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 208 है और ए माइनस बी बराबर 4 है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको पहले सीखेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 208 दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ए माइनस बी को इधर डिवीजन में भेजेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
फिर आगे चलते हैं, हमको क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और 2ab में से एक ए बी घटेगा तो कितना हो जाएगा, सीधे ए बी बचेगा प्लस बी स्क्वायर। तो इसी का तो वैल्यू फाइनली हमको निकालना है, जो यहाँ से हमारे पास इस प्रकार वैल्यू पुट करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना दिया है 208 और ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 4। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 52, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो विकल्प में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। कोई भी संख्या होता है, ठीक है, जिसे 7 से डिवाइड करते हैं, कोई संख्या n मान लेते हैं के बार में जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। तो क्या संख्या बराबर हम लिख सकते हैं, संख्या बराबर 7k प्लस 2, किस प्रकार लिख रहे हैं, इस फॉर्मूला से लिख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दोनों तरफ अगर इस संख्या में 5 ऐड कर देते हैं तो n प्लस 5 और इधर भी 5 अगर ऐड करते हैं तो 7 के हो जाएगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू के प्लस 1 होगा। तो क्या 0 यहाँ पे आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है ना। तो किस संख्या को डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आएगा, तो n प्लस 5 डी हो जाएगा। इसको आप शॉर्टकट इस तरह भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन कहे तो उसके के वैल्यू 1 लेना है। तो 7 से डिवाइड करता है, शेषफल 2 आ रहा है, तो इस के का वैल्यू 1 लेंगे तो 7 और प्लस जो रिमाइंडर आएगा उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगली संख्या क्या होगा 14। तो 14 में से अगर 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मतलब संख्या में 5 ऐड कर देना है। इस प्रकार वर्बली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का HCF 6 है, इन्हीं दो संख्याओं का LCM कितना है 54 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या बराबर HX और HY हो गया, जिसका HCF H हो जाएगा, LCM HXY हो जाएगा। तो इसका HCF कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 6 और LCM HXY हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर H का LCM कितना दिया है 54 दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए LCM 54 दिया है और HCF 6 दिया है। तो 54 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 6 = 9 बार में कट जाएगा, तो XY का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो कह रहा है दोनों संख्या के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो पहली संख्या HX, दूसरी संख्या HY हो जाएगा। तो इसका गुणनफल क्या है, पहले गुणनफल करते हैं तो H और H स्क्वायर हो जाएगा इंटू XY हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो H की जगह कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर इंटू XY का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 निकला हुआ है, XY की वैल्यू 9 निकला है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा और 9 का रूट कितना आता है 3 आता है। तो 6 × 3 = 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप ए 350 लीटर धारिता वाले एक टैंक को 3 से ही 1/2 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी 780 लीटर धारिता वाले टैंक को 8 से ही 2/3 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 1615 लीटर धारिता वाले टैंक को कितना समय लगेगा भरने में। तो सबसे पहले इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए जो है 3 से 1/2 मिनट में कितना फिल करता है 350। तो इस प्रकार 1 मिनट के निकाल लेंगे तो 100 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ए जो है 1 मिनट में 100 लीटर पानी भर सकता है। इस प्रकार बी 8 से ही 2/3 मिनट में 780 यूनिट भरता है। ठीक है, तो इसका भी इफिशियंसी निकाल लेंगे। इधर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 26/3 मिनट आएगा,
तो 1 मिनट का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 90 लीटर आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है 1615 लीटर के यानी कि टैंक को भरना है। ठीक है, इतना लीटर धारिता वाले, तो 100 ए का है और बी का 90 आ गया। ठीक है, तो 1615 बटा 190 आ जाएगा। ठीक है, 19 से काट लेते हैं तो 19 अठे 152 होता है, 19 अठे 152 होता है। तो 152 जो होता है 161 से कितना कम है, 9 कम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 5 होगा तो 19 पचे 95। तो इस प्रकार काटने पर 85 बटा 10 आएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 17 पचे 85 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार हमारे पास 8.5 मिनट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, इसका ऑप्शन क्रॉप हो गया है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है रेशियो का। अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। ठीक है, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के वर्ग मतलब इतना मूल्य के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया में तो 20 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80 रुपया। और दे कितना रहा है, 2 रुपया का नोट उसको दे रहा है, 5 रुपया के दे रहा है, 10 रुपया का नोट दे रहा है, जो कितने के अनुपात में दे रहा है, 5, 4 और 1, 5, 4 और 1। ठीक है, तो यह रेशियो है, तो रेशियो को हम सर्कल में बंद कर देते हैं याद रखने के लिए। तो 5 रुपए के कितना नोट देगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 5 का 20 हो जाएगा, 20 वैल्यू है मतलब अमाउंट, और 10 गुना 1 मतलब 10 हो जाएगा। तो टोटल कितना है, 10 और 20 30 और 10 40, 40 का वैल्यू कितना है, 80 रुपया के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के दिए, तो सिक्कों की संख्या क्या है, 5 रुपए के सिक्के यहाँ पर 4 यूनिट दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आया, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा निकल के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन इंड होता है। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि इस प्रकार जो हमने पीडीएफ में पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके और हमने समझाया है, ये वाला मेथड सही है, या इससे पहले वीडियो में हम लिख करके समझाते हैं वो वाला मेथड अच्छा है। आपको जो ठीक लगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस प्रकार सॉल्यूशन कराने से सॉल्यूशन भी आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो आपको इस प्रकार सुविधा होगा दोबारा इसको रिकैप करने में। ठीक है, और उस प्रकार से हम सॉल्यूशन नहीं दे पाते थे। तो जो भी आपका ओपिनियन हो जरूर दीजिएगा, एवं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।